नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। अंशुमन जी से इस प्लेटफॉर्म में मेरी काफी दिनों बाद बात हो रही है। अंशुमन जी कैसे हैं आप? और दूसरा सवाल, हाउ हैव यू बीन? दर्पण में बिल्कुल अच्छा हूँ। और दर्पण आपका भी स्वागत है। शुक्रिया। काफी समय के बाद हम खर्चा पानी में दोबारा मिल रहे हैं। आप इस बीच में एक और शो करते हैं, उम्मीद की बात, जो काफी लोग देखते हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार इसमें आने के लिए। हम लोग अपना बुलेटिन शुरू करते हैं। आज हमारे पास तीन तीन। चार बड़ी खबरों की सूची है। जी अंशुमन जी, जो पहली चीज है उसमें मैं छोटा सा अनुभव या छोटी सी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब जैसे ना मैं 90s 70s की या 90s 80s की मूवी देखता था, उसमें एक चीज को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बड़ी डिप्रेसिंग सी स्थिति लगती थी। हो सकता है मेरी निजी स्थिति लगती हो। जैसे गुलजार ने मेरे अपने में लिखा भी था एक गीत की, बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एवे किया। तो लेकिन ये सब दर्शन होते हैं, और फाइनेंस में दर्शन तभी तभी अच्छे होता है, फ्रूटफुल होता है, जब वो डेटा से बैक्ड अप हो। तो मेरा सवाल, चूंकि आपके पास डेटा भी है जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, मेरा सवाल यह है कि क्या स्थिति इस वक्त वाकई उससे, उदारीकरण से पहले से ज्यादा गंभीर है, या क्या है, डेटा क्या कहता है, और ये कितनी मोमेंट्री है, क्या हम सुधर सकते हैं? ये शेपक सवाल है। उदारीकरण से पहले की स्थिति पे हम ना जाएं, क्योंकि वो आंकड़े ही बिल्कुल दूसरे थे, आबादी दूसरी थी। हम दरअसल क्या है कि हम थोड़ा ज्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कई बार। इकोनॉमी इतनी नॉस्टैल्जिक होती नहीं है। वास्तविकताएं अर्थव्यवस्था की बहुत तीखी और तल्ख होती हैं। हम जिस दौर की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, उस दौर की भारत की आबादी कम थी। उस दौर में भारत की इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन नहीं था, इतना कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट नहीं था। वो दूसरी वजह थी। अभी जो आज बेकारी का जो ताजा आंकड़ा हमारे पास सीएमआई की तरफ से आया है, वो बहुत बहुत चौंकाने वाला और बहुत बहुत चिंता में डालने वाला है। काश मेरे पास अगर कुछ ऐसा होता जो मैं आपको बता सकता कि आप आश्वस्त हो जाएं और इसे मोमेंट्री मान लें। पर वैसा कहना मेरे लिए वास्तविकता और सच्चाई को नकारना होगा। जो आंकड़ा आया है उसमें एक महीने के अंदर भारत में 1.5 करोड़ जॉब गए हैं। लॉकडाउन के, रीजनल लॉकडाउन और कोविड की दूसरी लहर आने के बाद, इस आंकड़े के हिसाब से, सीएमआई का आंकड़ा है जो आज कुछ अखबारों में भी प्रकाशित हुआ और सीएमआई ने भी दिया है। भारत में करीब करीब 39 करोड़ लोग अप्रैल में काम में, नौकरियों में थे। कितनी छोटी आबादी है, समझिए आप। पूरे देश की इतनी बड़ी आबादी में केवल 39 करोड़ लोगों के पास नौकरियां थी। भारत में हम इतने बड़े देश होने के बाद हम यहाँ खड़े, और उसमें भी जिन करीब करीब 37 साढ़े 37 करोड़ लोग रह गए मई में, यानी करीब 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां एक झटके में चली गई। सिर्फ इसे मोमेंटरी फिनोमेना बिल्कुल नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये नौकरियों में कमी उन नौकरियों में कमी के बाद हुई जो पिछले साल हुई थी। पिछले साल बड़े पैमाने पर, अलग अलग लेवल पर, चाहे आप ब्लू कॉलर जॉब्स को माने, चाहे आप दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को माने, चाहे आप मिडिल क्लास को माने, हमने बड़े पैमाने पर रोजगारों का एक किस्म का कत्लेआम देखा पिछले एक साल में, बड़े पैमाने पर। वो थमा नहीं। वो गए हुए रोजगार वापस नहीं आए, कहीं भी वापस नहीं आए। जो भी थोड़े बहुत रोजगार वापस लौटे थे, वो केवल असंगठित क्षेत्र में दैनिक श्रमिकों के लौटे थे, वो तो नहीं लौटे। उसके बाद अब दोबारा छंटनी का एक बड़ा दौर, नौकरियां जाने का एक बड़ा दौर शुरू हो गया। ये आंकड़ा हमें बताता है। भारत में बेकारी की दर लॉकडाउन के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। जो आंकड़ा एक हफ्ते पहले हमारे पास आया था। सीएमआई के इस आंकड़े में एक तथ्य और महत्वपूर्ण है कि भारत में करीब करीब 1.7 करोड़ लोग रोजगार तलाशते हुए घूम रहे हैं। यानी वो लोग जो पहले से भी बेकार थे, वो भी इस सूची में शामिल कर लिए जाएं तो भारत की लेबर फोर्स में रोजगार तलाशने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। ये आंकड़ा हमें इसलिए चुनौती में डालता है और डराता है। उसकी वजह यह है कि इकोनॉमी की कैपेसिटी रोजगार को एब्जॉर्ब करने की पहले ही बहुत कम थी। 2019 में ही हमारे यहाँ बेकारी की दर, तब कोविड नहीं था, तब हमारी अर्थव्यवस्था में विकास दर में केवल गिरावट आई थी। हम कॉन्ट्रैक्शन में या मंदी में नहीं गए थे। तभी भारत की आर्थिक विकास में बेकारी की दर 45 साल के सर्वोच्च स्तर पर थी। अब जब मंदी आई, मंदी के बाद कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर कारोबार बंद हुए, फिर करीब करीब 10 लाख करोड़ का सरकारी आंकड़ा है, 10 लाख करोड़ रुपए के जीडीपी का नुकसान हुआ। नुकसान से ज्यादा है संगठित क्षेत्र में। और दोबारा फिर हम इस क्वार्टर की समस्या देख रहे हैं मंदी के गहराने की। ऐसी स्थिति में रोजगारों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता और कम होती चली जा रही। और आखिरी बात यह कि हमेशा जब मंदी आती है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो रोजगारों की वापसी ठीक वैसे नहीं होती जैसे कि हम उम्मीद करते हैं। बहुत सारे लोग पीछे छूट ही जाएंगे, आप उन्हें वापस नहीं ला सकते।
बहुत सारी कंपनियां जो बंद हो गई, बहुत सारे कारोबार जो बंद हो गए, बहुत सारी जो व्यवस्थाएं बंद हो गई, उनके लिए उनके उनके जीवन ज्यादा मुश्किल होने वाले, ये आंकड़ा हमारे पास आज की परिस्थिति में दिखाई दे रहा है। अंशुमन जी, दूसरी स्टोरी पे जाए उससे पहले इसमें एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ये इतना बड़ा सर्वे था, मतलब 2.25 लाख परिवारों का ये सर्वे किया गया था। इसमें एक और डराने वाली बात ये थी कि 55% लोगों की आमदनी कम हुई है अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट ना करें, अन्यथा 97% लोगों की आमदनी, परिवारों की आमदनी कम हुई है। ये बहुत अपने आप में हाँ, और अगर आप महंगाई की दृष्टि से देखें तो बेकारी और बेकारी के साथ आय कम होना दूसरी बड़ी, और उसका असर हमें मंदी के आंकड़े में दिखाई दे रहा है, कंजम्पशन में, खपत में दिखाई दे रहा है। जी। अब दूसरी आज की सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं, वो ऑटो सेल्स को लेके है। अंशुमन जी, कुछ आंकड़े आए हुए हैं, कल से आने शुरू हुए थे, जिसमें मारुति ने भी दिया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब कोविड की दूसरी लहर में ऑटो कंपनियों पे काफी कहर फट पड़ा है। मुझे भी ऑटो कंपनियों के आंकड़े देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं भी ये मान रहा था कि रीजनल लॉकडाउन हैं, थोड़ा बहुत कारोबार तो चल ही रहा है, लोगों ने कार की बुकिंग कराई होगी, डिलीवरी भी 2 घंटे 2.5 घंटे, दुकानें खुली रही हैं, बाजार खुल रहे हैं, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और जो लोग खर्चा पानी नियमित रूप से देख रहे हैं, दर्पण ने पता होगा कि हमने अपने शुरुआती खर्चा पानी में कहा था कि ये साल ऑटो उद्योग के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अगर इस साल डिमांड नहीं आई तो 3 साल हो जाएंगे। डीलरशिप बंद हो रही हैं बड़े पैमाने पर, और वही दिखाई दिया। जो आंकड़े हैं उस हिसाब से, जो रीजनल लॉकडाउन लगे अलग अलग राज्यों में, कार कंपनियों की बिक्री में जबरदस्त गिरावट आई है। मतलब, और हम इसे पिछले साल से नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आंकड़ों के मामले में आंकड़ों की गलत को समझते समय पिछले साल से जोड़ते हैं। पिछले साल नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल तो बिल्कुल बंद थी बिक्री, लॉकडाउन था, तो हम उसे नहीं ले रहे, हम सीक्वेंशियल ले रहे हैं, मंथ ऑन मंथ ले रहे हैं। यानी हम अप्रैल से मई की बिक्री की तुलना कर रहे हैं। अप्रैल में कितनी कारें बिकी थी और मई की कितनी कारों की तुलना कर रहे हैं, बेस इफेक्ट नहीं ले रहे हैं जो पिछले साल गिरा था। मारुति की बिक्री 71% घट गई, 71%। मतलब देश की जो सबसे बड़ी कार कंपनी है, जिसके पास सबसे बड़ा रेंज है मॉडल्स का, 71% है। मई में कंपनी ने केवल बमुश्किल 50,000 कारें बेच पाई। मारुति ने अपना प्रोडक्शन ही 16 मई तक बंद करके रखा हुआ था। आपको याद होगा, ये खबर चर्चा में थी कि मारुति ने अपना 16 मई तक प्रोडक्शन बंद करके रखा था। मारुति ने ये बताया, मारुति के सैंपल से हम समझ सकते हैं कि मारुति ने बताया कि उसकी आपूर्ति जो है डीलरों को, जो सप्लाई है, वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास थी, जो घट के 35,000 वाहनों की रह गई। सारे मॉडल्स आप मिला लें, छोटी बड़ी लग्जरी कारों को मिला लें, और क्रॉस द बोर्ड सारी गाड़ियों की बिक्री में गिरावट आई। निर्यात भी गिरा है। हुंडई की भी यही स्थिति है, जो दूसरी बड़ी कंपनी है। 50% उसकी सेल्स गिरी है मई में, सिक्वेंशियल बेसिस पे। लगभग टाटा की स्थिति है, 40% सेल्स गिरी है मई में, जो आंकड़ा हमारे पास आ रहा है। टोयोटा के कम कारें बिकती हैं, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स की, लेकिन उसकी कारों की बिक्री में भी 9,000 कारें उन्होंने बेची थी अप्रैल में, करीब 9,000-9,500, और घट के 700 रह गई। और भी कंपनियों के आंकड़े, ये आंकड़े में 2 चीजों की तरफ इशारा करते हैं। पहली चीज तो ये कि कारें जो लोग खरीदते हैं वो समृद्ध लोग हैं, उनके पास आर्थिक रूप से समृद्धि और पैसा है, वो भी खरीदने के लिए बाहर नहीं निकले। और जो लोग एस्पिरेशनल बाइंग करते हैं, जो अपनी पुरानी कार बदलना चाहते हैं, नई कार खरीदना चाहते हैं, उनकी तो उम्मीदें और अनिश्चित इतनी टूटी हुई हैं, और अनिश्चितता इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने कारों की को चेक करना, खरीदने की इच्छा ही नहीं की। इस आंकड़े को अगर हम कार सेल्स की बिक्री में मई के गिरावट के आंकड़े को हम देखें, जो बहुत अनप्रेसिडेंटेड गिरावट है, जो मैंने आपको बताया, उसे अगर हम ऑटोमोबाइल फिनांस से देखें, क्योंकि भारत में ज्यादातर कारें कर्ज पर बिकती हैं, बैंक और वित्तीय कंपनियां उनको फाइनेंस करती हैं, उनके आंकड़े से देखें तो हमें ये पूरी तस्वीर मुकम्मल होती दिखाई देती है, क्योंकि ऑटोमोबाइल फाइनेंस में बहुत तेजी से गिरावट आई है, और वो गिरावट बैंकों के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, और बाकी सारे लोगों के लिए, और वहां काम करने वाले लोगों के लिए चिंताजनक है। अब हम वापस रोजगार के आंकड़े से अगर इसे जोड़ने की कोशिश करें, तो ऑटोमोबाइल भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है। इससे जुड़ी हुई सर्विसेज का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, जिसमें फाइनेंसर, ऑटोमोबाइल कंपनियां, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस सेंटर्स, कंपोनेंट सप्लायर, बहुत बड़ा एक हिस्सा है। वो सारा हिस्सा कारों की इस बिक्री से मंदी और बेकारी की चपेट में है, ये बात साबित हुई है। अब जबकि हम
तीसरी लहर की तरफ बढ़ते देख रहे हैं, वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है, तो कार कंपनियों के लिए उत्पादन कम घटाना, सप्लाई सीमित रखना, डीलरशिप के लिए मुश्किलें होना, ये आने वाले समय में बढ़ने वाला है। ये संकेत हमें ऑटोमोबाइल बाजार से मिल रहे हैं। अंशुमन जी, मैं आपसे पूछता कि पहली और दूसरी खबर को जोड़ के कैसे देख सकते हैं, लेकिन आपने उसका उत्तर पहले ही दे दिया। एक चीज जो हम बार बार कहते हैं खर्चा पानी में, आप हो चाहे सिद्धांत जी हो चाहे मैं भी, कि ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जो, आपसे पहले भी बात की, जो कोविड के आने से पहले ही बड़ी बुरी स्थिति में था। ये चीज है, अब ये एक टिप्पणी है मतलब मेरी तरफ से। अब अगर हम तीसरी खबर पे चले, एक मतलब इंटरनेशनल खबर है हालांकि, लेकिन इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम देखना चाहेंगे कि जो ओपेक की मीटिंग हुई है और इस वक्त जो तेल के दामों में बढ़ गए हैं, हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, तो इसको आप कैसे देखते हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? ओपेक की मीटिंग पर पूरी दुनिया की निगाह थी, भारत की निगाह तो और ज्यादा थी, क्योंकि भारत में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का रिकॉर्ड बना हुआ है। एक महीने में 16-17 बार कीमतें बढ़ी, और अगर आप पिछले 3-4 महीनों में देखें तो 40 से 45 बार कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो हर व्यक्ति की निगाह भारत में, जो लोग भी तेल इकोनॉमी से संबंधित हैं या जो भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति की भी निगाह इस पर होनी चाहिए थी कि ओपेक देश क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि दुनिया में ऑयल का सबसे बड़ा कार्टेल है। वो अगर उत्पादन बढ़ाएंगे तो कीमतें नीचे आएंगी, वो अगर उत्पादन घटाएंगे तो कीमतें ऊपर जाएंगी। उन्होंने ऑलरेडी उत्पादन में कटौती चार्ट बना रखी है, क्योंकि जब पिछले साल मंदी आई थी और लॉकडाउन आए थे तो ओपेक देशों ने सारे ओपेक देशों ने, खासतौर से उसमें सऊदी अरब दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उन सारे देशों ने अपने उत्पादन को कम किया था ताकि बाजार में आपूर्ति कम रहे और कीमतों का स्तर इस पर बना रहे कि तेल उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान न पहुंचे। अभी ये माना जा रहा था कि ओपेक देशों की जो कल बैठक हुई है, उस बैठक में ये माना जा रहा था कि शायद वो थोड़ा उदारता दिखाएंगे, तेजी से उत्पादन में बढ़ोतरी करेंगे, जिससे कि जो आग लगी हुई है कच्चे तेल की कीमतों में या बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है, जो कि विशुद्ध रूप से इकोनॉमी में रिकवरी के कारण आ रही है। दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं खुल रही हैं, वैक्सीन पहुंचने के बाद लोग बाजार में निकल रहे हैं, इंडस्ट्री का काम शुरू हो रहा है, तो इसलिए जो डिमांड आ रही है, उस डिमांड के कारण जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसे रोक थामने में उन्हें मदद मिलेगी, क्योंकि बाजार में सप्लाई बढ़ेगी। ओपेक देशों ने इस बात से मना कर दिया। ओपेक देशों ने कहा कि वो क्रमशः ही उत्पादन बढ़ाएंगे, एक मुश्त वो उत्पादन बढ़ाने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑयल की डिमांड का सिनेरियो वोलेटाइल है। पैंडेमिक की अगली लहर कैसे असर करेगी, दुनिया की कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं पैंडेमिक से कैसे उभरेंगी, इसको देखने की जरूरत है। और इसका नतीजा क्या हुआ, खर्चा पानी जो लोग नियमित देख रहे हैं सिद्धांत के और हमारे साथ, हमने उनसे 2 दिन पहले ये बात कही थी कि ओपेक की बैठक के बाद अगर ओपेक ने बात नहीं मानी तो दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमत $70 से ऊपर निकल जाएगी, और वैसा ही हुआ। ब्रेंट का फ्यूचर $70.17 के आसपास पहुंच गया मंगलवार को, यानी कल इस मीटिंग के बाद $71 के ऊपर पहुंच गया, 71.17 के पास पहुंच गया। यानी $70 का जो बेंचमार्क लेवल था या जो साइकोलॉजिकल लेवल था, वहां से हम ऊपर पहुंच चुके हैं। अब इसका असर क्या है, भारत में अभी तक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को जो पास ऑन किया जा रहा था, वो तो पुरानी बढ़ोतरी थी, 62, 63, 64, 65 के आसपास की थी। अब तेल की कीमतों में एक तेजी की ट्रेजेक्टरी बनने लगी है। ओपेक देशों ने इस तरह से संकेत कर दिया है कि वो एकदम प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब भारत की चुनौती ज्यादा बढ़ी है। भारत की सरकार को या तो टैक्स घटाने होंगे, और नहीं तो हम रह रहकर हर दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखेंगे। उसके अलावा हमारे सामने फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ओपेक देशों से जो संकेत मिल रहा है, जो तेल बाजार के विशेषज्ञ दर्पण में बता रहे हैं, जिनसे हमारी आज बात हो रही थी, उनका मानना है कि ओपेक देश किसी भी तरह से कच्चे तेल की कीमत को $67-68 से नीचे नहीं जाने देंगे। 70 के आसपास, 70, 71, 72 के आसपास रोक कर रखना चाहते हैं, और ये स्तर भारत के लिए कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है, खासतौर पर तब जबकि भारत की सरकार दबाकर बहुत जबरदस्त ढंग से पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स लगाती है। जी हाँ, और आपने बीच में कहा कि ये तभी कम हो सकती है जब टैक्स घटाए जाएं, लेकिन इस बारे में भी हम विस्तृत रूप से बात कर चुके हैं कि हम कितना टैक्स घटा सकते हैं या कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज के खर्चा पानी की किश्त। धन्यवाद आपका। धन्यवाद अंशुमन जी। धन्यवाद अर्पण।